बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने थोड़े से शेड्यूल्स वगैरह पढ़े। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ सेक्शन। शेड्यूल्स पढ़े, सेक्शन पढ़े, अब हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फिफ्थ। सेक्शन फिफ्थ किसके बारे में बता रहा है? सेक्शन फिफ्थ बता रहा है मुझे चेंज इन टैक्स रेट। चेंज इन टैक्स रेट्स, सॉरी, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, वही बात सेम है। चेंज इन रेट्स ऑफ टैक्स। अभी ये क्या? अभी बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल रेट कब चेंज होंगे आपके टैक्स के। इसने बोला कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से आप लोकली सप्लाई कर रहे हो, गुड्स वगैरह, तो जिस टाइम सप्लाई कर रहे हो उस टाइम जो टैक्स चल रहा होगा उसके हिसाब से क्या करोगे? आप इन्फोर्समेंट करोगे, मीन आप वो टैक्स लगाओगे रेट। अगर लेट्स से आप इंपोर्ट करते हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट में आपने देखना है कि आप होम कंजम्पशन के लिए ले रहे हो या वेयर हाउस से क्लियर करवा रहे हो। अब लेट्स से दोनों ही केस में आपके पास गुड डिक्लेरेशन होगी। अब गुड डिक्लेरेशन के केस में जिस टाइम गुड डिक्लेयर कर रहे हो उस टाइम रेट क्या चल रहा है? या लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने गुड डिक्लेयर पहले करवा ली, गुड डिक्लेरेशन लेटर वगैरह आपको पहले मिल गया और आपने गुड डिलीवर आपके पास क्या हुई, बाद में हुई, तो इन बीच में क्या हो सकता है, मे बी एक गैप आए। ये गुड डिक्लेरेशन के टाइम पे आपका रेट कुछ और चल रहा है और गुड आपकी जब पहुंची है उस टाइम रेट चेंज है। तो इस केस में जिस टाइम आप अगर टाइम रेट चेंज हो रहा है तो जिस टाइम आप गुड क्या हो रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है, आप वो टैक्स क्या करोगे? चार्ज करोगे। इसमें पॉइंट लिखा मैं पढ़ देता हूँ मैं। द टैक्स शैल बी चार्ज इन, sorry, provided that the where a good declaration is presented in advance of the arrival of conveyance by which the goods are imported, the tax shall be charged as in the force on the date on which the manifest of the conveyance is delivered। जिस टाइम डिलीवर्ड होगा उस टाइम का क्या लोगे आप? टैक्स चार्ज कर रहे होगे। देन उसके बाद अब वो टाइम क्या होगा, किस हिसाब से बात होगी, तो सेक्शन नंबर 6 डील कर रहा होगा। सेक्शन नंबर 6 का नाम ही क्या है हमारे पास? टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। क्या आप पेमेंट कब कर रहे हो? टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। इसमें लिखा है हमारे पास कि द टैक्स, इसको हम फुल लेते हैं, the tax in respect of goods imported into Pakistan shall be charged and paid in the same manner as and at the same time as if there are duty of custom payable under the Custom Act 1969। तो जिस टाइम आपके पास पहुंच रहा हो, जिस टाइम का आपका रेट लग रहा है, उसी टाइम के हिसाब से आप क्या करोगे? पेमेंट कर रहे होगे। अच्छा, किसने बताया मुझे? कस्टम एक्ट 1960, क्योंकि ये बात वहां पे सही डिफाइन होगी। कस्टम एक्ट 1960, अब कस्टम एक्ट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है तो उसको हम पढ़ भी नहीं रहे, सिर्फ उसके नाम पढ़ रहे हैं, कस्टम एक्ट 1969। लेकिन आपसे वो एमसीक्यूज में मे भी पूछ ले कि यार कस्टम एक्ट कौन से डील करता है, तो कस्टम एक्ट किससे डील करता है? कस्टम एक्ट 1969 से। तो इसका हम ऐसा काम करते हैं, जितने भी ऑर्डिनेंस चल रहे होंगे या एक्ट चल रहे होंगे उसका हम एक चार्ट बना लेते हैं। के यूएस कस्टम एक्ट कौन सा है हमारे पास? 1969 एक्ट, यहाँ लिखेंगे 1969, 1969। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो तीन ऑर्डिनेंस वगैरह के बारे में बार बार बोल रहा होता है, तो इसको वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर लेट से आपके पास नॉन बैंकिंग, ये भी एमसीक्यूज देखा है मैंने, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, FIN सी फाइनेंशियल बैंकिंग, सॉरी फाइनेंशियल कंपनी, इसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये किस एक्ट में आया हमारे पास? ये इसका एक्ट जो है वो है कंपनी एक्ट 1965, 1956, सॉरी 1956। तो किस एक्ट से डील कर रहा है? ये एक्ट डील कर रहा है 1956 के अंदर।
देन उसके बाद हमारे पास एक बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी है। बैंकिंग ऑर्डिनेंस ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। बैंकिंग ऑर्डिनेंस बैंकिंग कंपनी है। ये है 1962। इट मींस कंसर्न एक्ट कितना, कौन सा एक्ट है ये? 1969 का। नॉन बैंकिंग एनबीएफसी जो है वो कौन सा एक्ट है? 1956 का। और कंपनी ऑर्डिनेंस जो है, कंपनी बैंकिंग ऑर्डिनेंस जो है ये 1962 का। और जो हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ORDINC ऑर्डिनेंस, ये है हमारे पास 2001 का। इसके साथ साथ एक होता है इनकम टैक्स रूल। इनकम टैक्स रूल्स जो है वो है हमारे पास 2002 का। फिर इसके बाद हमारे आ रहा है सेल्स टैक्स, ये है हमारे पास 1990 का। 1990 का। फिर सेल्स टैक्स की बात की तो सेल्स टैक्स रूल्स भी हमारे पास। सेल्स टैक्स रूल्स ये हमारे पास 2006 के, इसमें डिफाइन किया हमें सही तरीके से। फिर हमारे पास एक फेडरल एक्साइज एक्ट, ये है हमारे पास आई थिंक तो 2005, आई थिंक तो नहीं पता। ठीक है, कुछ रेट्स वगैरह मैंने लिख दी हैं कुछ। इसको हम कहते हैं ITO, इसका नाम है सेल्स टैक्स। इसको हम इन शॉर्ट यूज करते हैं FED फेडरल एक्साइज एक्ट। तो ये कुछ इससे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। होपफुली यहाँ तक बात क्लियर होगी। हमने कोई डेफिनेशन वगैरह पढ़ी। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन के बारे में था, तो डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ी। देन उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल चीजें पढ़ने स्टार्ट करी। अब हम आ रहे हैं नीचे थोड़ा सा। अच्छा, हम लोगों ने सेक्शन 9 भी पढ़ा था। हम लोगों ने सेक्शन 9 क्या था हमारे पास? सेक्शन 9 था डेबिट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट एंड क्रेडिट नोट मतलब क्या? के इनके सेल्स रिटर्न और एक परचेज रिटर्न। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने डेबिट नोट, ये सेक्शन 9 पढ़ा था कि उसमें डेबिट नोट एंड द क्रेडिट नोट, the where a person has issued a tax invoice and tax return needs to be modified as a result of cancellation of supply, return of goods, change in nature of supply, change in nature of value of supply और such events वगैरह। इसमें हमें रिक्वायर्ड क्या था? डेबिट नोट एंड द क्रेडिट नोट शैल शो द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। उसके पास नेम हो, उसका एंट्री नंबर और रेसिडेंट का और सप्लायर का नंबर and the date of the original sales tax invoice in quantity, value and the amount of taxes, the reason of such issuance of the note, क्या आपने नोट क्यों दिया, डेबिट नोट क्यों दिया, क्रेडिट नोट क्यों दिया, बाकी चीजें वगैरह। अच्छा, ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट किसको कहते हैं, किसको हम लोग? अगर डेबिट नोट की बात करें, डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न, और अगर क्रेडिट नोट की बात कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न। अगेन डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न, और क्रेडिट नोट बात करें तो सेल्स रिटर्न। ये हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर 9 के अंदर।